नमस्कार। खास मुलाकात लेकर मैं रवि कैंत्रा आपके साथ हाजिर हूँ। खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक जाना पहचाना नाम है। हमारे साथ बलराज सिंह नेगी जी हैं। बलराज नेगी जी लोक के एक बहुत बड़े कलाकार हैं और आज हमें मौका मिला है उनके साथ बातचीत करने का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN पर। बहुत बहुत नमस्कार कैंतुरा जी, और HNN चैनल का बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है और मैं आप सभी के साथ हूँ। और हमारा सभी लोग होते हैं जो भी हमारा HNN चैनल देखने वाले लोग छन उनते मेरी सेवा सोनी मेरो नमस्कार। नेगी जी, क्योंकि सफ़र अपना 80 के दशक से भी बहुत पहले से शुरू हो गया और आज ये सफ़र लगातार चलता जा रहा है। हम आपके बारे में सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो शुरुआत हुई बॉम्बे में जाकर और मुंबई के नाटकों की शुरुआत, उसके बाद फिर गढ़वाली फिल्मों में अभिनय और उसके बाद वो सफ़र निरंतर लगातार चलता रहा। अभी हाल में ही एक अजान फिल्म जो है आई है, लेकिन मैं उस मुंबई के दौर में जानना चाहता हूँ कि बलराज नेगी जब मुंबई में थे और वो शुरुआती दौर था, वो कैसे शुरुआत की और उस अभिनय के क्षेत्र में कैसे कदम रखा? सबसे पहली बात तो मेरा अपना नाम बलबीर सिंह नेगी है, ओरिजिनल नाम घर से। जी जी। तो मैं दिल्ली करोड़मल कॉलेज में पढ़ता था जी। और उस समय मुझे शौक़ तो था इन चीज़ों का। उसी समय मैंने पूना इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई किया एक्टिंग के डिप्लोमा के लिए। तो सुनील दत्त साहब, योगिता बाली जी, किरण कुमार जी, राकेश पांडे जी, ये लोग दिल्ली अशोका होटल में आए। वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं BA लास्ट ईयर में था करोड़ीमल कॉलेज में। फिर मुझे जाना पड़ गया। मैं पूना इंस्टीट्यूट में गया। गजानंद जागीरदार जी प्रिंसिपल थे वहाँ पे। 6 महीने वहाँ पे रहे। फिर उस बीच में रजनीश जी का वहाँ पे बड़ा हंगामा चल पड़ा, तो वो इंस्टीट्यूट वहाँ पे बंद हो गया। अभी भी वहाँ पे केवल एक्टिंग का है ही नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं। तो गजानंद जागीरदार जी मुझे अपने साथ बॉम्बे ले आए और बॉम्बे में स्वामी चंद्रा एकेडमी में मैंने फिर से दोबारा इसको कोर्स करना शुरू किया। वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद फिर उन लोगों ने मेरा नाम बदल दिया। बोला, यार बलबीर सिंह नेगी, ये बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है और टोन भी तेरी थोड़ा गढ़वाली पहाड़ी पहाड़ी से लगती है, तेरा नाम बदल देते हैं। उन्होंने मेरा नाम बलराज कर दिया। अच्छा। वहाँ से तो फिर ये दौर शुरू होता रहा। पहले तो मैं हिंदी फिल्मों के लिए ट्राई करता रहा और मुझे लगा कि मैं शायद सक्सेस हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी पहली फिल्म मैं, जया प्रदा और नसीरुद्दीन साहब, ज़िंदगी एक ख्वाब है, बहुत बढ़िया ढंग से शुरुआत हुई। बिल्कुल। 7-8 फिल्म बन भी चुकी थी। उसके बाद फिल्म बंद हो गई। फिर दूसरी फिल्म मेरी हुई श्री राम लागू जी की लड़की थी निशा लागू, उसके साथ। अच्छा। दिल मेरा धड़कन तेरी, वो भी हिंदी फिल्म थी, वो भी शुरू हुई, वो भी साफ पूरी नहीं बनी। अच्छा। फिर आए जावेद खान, मुकेश खन्ना और मैं। पहली बार मैंने हाजी मस्तान जी को देखा। वो उस फिल्म के निर्माता थे। हमारा मुहूर्त शॉट था, इंसान, ईमान और इंतकाम, ये नाम था उसका। अच्छा। मुकेश खन्ना, मैं और जावेद खान, जो उस टाइम विमल के टॉप मॉडल थे। बिल्कुल। मुकेश खन्ना जी उस टाइम कुछ नहीं थे। अच्छा। सभी हम तीनों नहीं थे, मतलब कहने का मतलब ये, लेकिन जावेद खान विमल का टॉप का मॉडल था उस टाइम। तो साहब वो भी किस्मत ख़राब नहीं हमारी, वो फिल्म भी ज़्यादा बनी नहीं। तीसरी फिल्म? हाँ, तीसरी फिल्म। उसके बाद फिर मैंने अब क्या करना था, स्ट्रगल करना था, और भी चीज़ें थी। फिर मैंने गढ़वाली स्टेज की तरफ अपने को मोड़ा, क्योंकि मुंबई में काफ़ी प्रोग्राम होते थे गढ़वाली। तो मैंने वहाँ पर शुरू किया काम। तो मैंने नाटकों में, अपने नाटक में खुद ही करता था, उसका डायरेक्शन खुद करता था। डांस का मुझे पहले से ही बहुत बढ़िया नॉलेज था। डांस में मैं कोरियोग्राफी खुद ही करता था और अभिनय भी खुद करता था। तो मेरा दौर 81 से लेकर के 90 तक मेरे बॉम्बे में 20 से 22 नाटक हैं, जो कभी अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे जी, उसमें आपको सब मिल जाए। और इसी बीच 86 के आसपास जो एक फिल्म आती है जो खूब धमाल मचाती है, और गढ़वाली तीसरी फिल्म गढ़वाली भाषा की, वो घर जमाई, और उसमें आपका दमदार अभिनय था। तो उस दौरान, क्योंकि आप मुंबई में थे और नाटकों का दौर चल रहा था, लेकिन घर जमाई, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे? हाँ, इसकी शुरुआत भी वहीं से हुई, मुंबई से। मेरा नाटक था सन्मुखानंद हॉल में, जीतू बगड़वाल। वहाँ विश्वजीत नौटियाल जी भी आए थे
नाटक में मुख्य अतिथि थे, जो बॉम्बे में किशन खन्ना के नाम से प्रसिद्ध थे। तो वहाँ से उनसे साथ बातचीत हुई, तो फिर दौर शुरू हुआ घर जमे बनाने का। मैं, चरण सिंह चौहान जी, देवी प्रसाद सेमवाल, हम तीनों की एक तिकड़ी हुआ करती थी बॉम्बे में। तो फिर वहाँ से ये फिल्म शुरू हो गई। ये 86 की बात है। हाँ। अब लेकिन उसके बाद भी जो नाटकों का दौर था वो जारी वो रहा। चलता रहा, वो तो चलता ही रहा। क्योंकि मैं बोलता रहा हूँ कि गढ़वाली फिल्म में कलाकारों के लिए कुछ नहीं है, इतना पैसा मिलता नहीं है। और फिर एक इमोशन ये भी रहता है कि चलो यार अपनी यहाँ की फिल्म बन रही है, तो किसी प्रकार से निर्माता बना रहा है पिक्चर। उस टाइम तो कुछ सपोर्ट था ही नहीं किसी प्रकार का। अच्छा, जब वो दौर था, जब शुरुआत हुई कि नहीं अभिनय में ही जाना है, तो कोई रोल मॉडल आपके रोल जिनको मॉडल देखकर ऐसा लगा? रोल मॉडल मेरा राजेश खन्ना एक मेरे थे, और डांस में जितेंद्र मेरा फेवरेट था। उन्हीं को देखकर फिर आगे उनको देख के, चलते हाँ, रहे। मेरे मूवमेंट्स भी वही हैं और उन्हीं को देख। लेकिन मुझे लगता है कि हम उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना जो मूल था उस पर काम किया, और वो फिर वो बढ़ता ही गया, काफ़ी ज़्यादा हुआ। इसके अलावा नेगी जी, जैसे अगर बात करें तो दूरदर्शन के भी जो उस वक्त सिर्फ दूरदर्शन एक होता था देखने के लिए, और वहाँ पर भी आपके 3 धारावाहिक खूब उस दौर में चलते थे। दूरदर्शन में कैसे शुरुआत हुई? उन धारावाहिकों के बारे में भी जानना चाहेंगे। उसमें पहला सोना था और अपने उत्तराखंड का ये पूरा परिवेश। उसमें भी ऐसा रहा कि बॉम्बे में स्ट्रगल चल ही रहा था, तो सभी जगह जाना होता ही था। कभी इनसे मिल लो, कभी उनके पास जाओ, कभी किसी के पास जाओ। तो इसी टाइम मेरी मुलाकात दयाल निहलानी जी से हुई, जो उसको नाटक को डायरेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भी कि भाई हम आप ही को लेंगे, क्योंकि हमें पहाड़ी फेस भी चाहिए, क्योंकि कहानी यहाँ की थी। कहानी यहाँ की थी, सोना नथ, वो कहानी यहाँ की थी। नौटियाल जी ने वो कहानी लिखी हुई थी, तो इसलिए वहाँ से उनके साथ बात हुई। और उन्हीं के सेकंड अधिकार भी उन्हीं का सीरियल था, और तीसरा भी उन्हीं का सीरियल था। और जब उनके साथ काम किया तो 3 लगातार मिल गए। अच्छा, इसके बाद अधिकार आया था। हाँ। और अधिकार के बाद एक और था मुजरिम हाजिर हो, मुजरिम हाजिर। जो कि मुझे लगता है कि जो हमारे दौर के भी हैं तो उन लोगों ने सब सीरियल उस वक्त देखे हुए हैं। और अभी हाल ही में एक और फिल्म आई अजान, यानी कि अजनबी, और उसमें भी जो है आपका मुख्य रोल है प्रधान का। उसमें अजान में जो है ग्राम प्रधान की एक मुख्य भूमिका है उसमें, तो वो रोल मैंने उसमें किया है और लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया उसे। अच्छा, इस समय एक बात है कि आपने उस दौर से शुरू किया जब ये चीज़ें शुरुआत हो रही थी, यानी कि हमारे आप इतनी फिल्में आ गई हैं, लेकिन उस वक्त तीसरी फिल्म में आप खुद एक अभिनय में थे, उन तमाम चीज़ों को देख रहे थे। और आज हम 80 के दशक से अब इस दौर में आ गए हैं। अब बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मैं समझना चाहूँगा कि इस अभिनय के क्षेत्र में कितना कुछ बदला, उसे हम शॉर्ट में कैसे समझें कि कितना बदलाव आ गया है? नहीं, देखिए, टेक्निकली बदलाव आया है। पहले जो फिल्में बनती थी, उनका कैमरा, उनके वो रील के डब्बे, 55-56 डब्बे, आप शूट पे जा रहे हो तो लेके जाना है आपको। रिटेक हो गया तो वो आपका नेगेटिव वेस्ट गया। आज के ज़माने में सब कुछ बदल चुका है, कैमरा कुमरा सारी चीज़ें वो हैं। एक कितनी सी डीवा पे पिक्चर बन जाती है, आपकी पूरी फिल्म बन जाती है, उसी में रिटेक भी हो जाता है, उसे आप वॉश आउट भी कर सकते हैं। लेकिन अभिनय तो जैसे का तैसा रहेगा, अभिनय में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, अभिनय तो आपको चाहे उस दौर का हो या इस दौर का हो, अभिनय तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, आज के दौर में बहुत सारे नए युवा कलाकार हैं जो आ रहे हैं, कुछ लोगों का अच्छा नाम हो गया बहुत कम वक्त में, कुछ लोग आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या देखते हैं? उनके अभिनय को लेकर क्या वो गंभीर हैं, या कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा कुछ काम कर लिया तो उसके बाद समझ नहीं रहे हैं कि अभी कितनी मेहनत करनी होगी? हाँ, वो थोड़ा सा दिक्कत इसलिए है कि अभी यहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर बच्चों को कहीं इस लाइन की ट्रेनिंग दी जाए कि भाई एक्टिंग सब में होती है, ऐसा नहीं है। कलाकार हर कोई होता है, कोई किसी फन में होता है, कोई किसी फन में होता है, लेकिन उसको थोड़ा सुधारना, उसको एक अच्छी लाइन देना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे भी हैं नहीं। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कर भी रहे हैं काम, लेकिन अभी क्या होता है कि जैसे डायरेक्टर है या हमारा कैमरामैन जो, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जो सामने कलाकार है वो गढ़वाली बोल तो रहा है, एक्टिंग भी कर रहा है, लेकिन उनके हिसाब से काम नहीं कर पा रहा। वो उस बात को नहीं समझ पा रहा है कि मेरा कैमरामैन क्या चाहता है।
मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे लॉन्ग शॉट चाहिए, मुझे प्रोफाइल चाहिए, साइड चाहिए, क्या सा शॉट मुझे लेना है। अब वो बेचारे परेशान हो जाते हैं उस चक्कर में। तो उनको जब प्रॉपर अब ट्रेनिंग दी जाएगी एक प्रकार से, तो वहाँ तो उनको सब कुछ सिखाया जाएगा ना। हमें तो सब कुछ सिखाया गया, हमें तो फाइट तक सिखाई गई। मुक्का यहाँ से जाना, लगना नहीं है तो गाली फूट जाएगा आपका, है ना जी। साइड से हाथ जाना यूं करके, हमें तो वो भी सिखाया गया ना। हाँ। तो यहाँ तो किसी को थप्पड़ मार दे रहा कोई, हाँ, उसे पता नहीं बेचारे का उसकी गलती क्या है, उसकी गलती है। पता चला तो जोर से थप्पड़ लगी। ये भी हो जाता है कई बार। अच्छा, नहीं बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि अब उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं जो कि, लेकिन बाहर जाना है आपको, मुंबई जाना है, दिल्ली में थिएटर करना है, मुंबई में थिएटर करना है, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। अभी कितनी आवश्यकता है कि यहाँ पर भी कुछ हो जो बच्चे इसमें करना चाहते हैं? नहीं, थिएटर वगैरह फिल्म के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी को बॉम्बे जाने की जरूरत है, क्योंकि बॉम्बे वाले तो सब यहाँ आ रहे हैं शूट करने के लिए। हिंदी फिल्में यहाँ बन रही है, यहाँ के बच्चे उनमें भी काम कर रहे हैं। वो ठीक है कि मतलब उस लेवल पे उनको काम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मिल तो रहा है घर बैठे, है ना। कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, कहीं घर से जा, हमें तो स्ट्रगल करना पड़ता था। हम तो 1 रुपये का बड़ा भाव खाते थे, शाम को तो सुबह वही चलता था, उसमें हमने अपना टाइम निकाला है। तो जिसने सा होगा तो वो उसके प्रति बहुत गंभीर भी रहेगा। जी बिल्कुल। और जिसके पास सब कुछ होगा तो वो तो कुछ नहीं करता ना। फिर वो कहता ठीक है भाई, मैं फिल्म बना रहा हूँ, ये लो पैसा, फिल्म का हीरो तो मैं ही रहूँगा। अब भाई डायरेक्टर को भी पैसा मिल गया, कैमरामैन को भी मिल गया, उसने कहा ठीक है बेटा तेरे को हीरो बना देते हैं, अब करना क्या। लेकिन वो जो चीज़ निकल कर वो आएगी, नहीं आएगी, वो नहीं मिली, वो नहीं मिली। जो तप के आएगा, जो मेहनत करेगा, जो थिएटर करेगा, वहाँ से जो निकलेगा उसे सारी चीज़ें पता होगी। उसे पता होगा कि मेरा डायलॉग ये है, मेरे डायलॉग में कहाँ पॉज देना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है, जी। है ना। तो वो तो बहुत ज़रूरी है कि सीखना तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे सर उस समय कैसेटों का दौर था, फिर सीडी आई, फिर उस समय जब, क्योंकि हमने आपके दौर को देखा कि जब आप नाटक कर रहे होते थे तो सिर्फ नाम था कि बलराज सिंह नेगी एक नाटक कर रहे हैं और वहाँ भीड़ होती थी, ये सभी लोग जानते हैं कि लोग देखना चाहते थे क्योंकि उसमें नई चीज़ होती थी, जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो चीज़ होती थी। तो उस दौर से अब जैसे अब बदला, अब जो टाइम है कि अब मोबाइल पर ही सब कुछ है, तो वो कैसा था कि वो दौर बेहतर था उस अभिनय को देखने के लोग तब गंभीर थे या अब ज़्यादा गंभीर हैं? नहीं, उस दौर में ये था कि आम जो हमारे लोग थे, हम उनसे डायरेक्ट जुड़ जाते थे। हमारा कोई नाटक हो रहा है, वहाँ पर इतने सारे 250-300 लोग आ रखे हैं। सन्मुखानंद हॉल की कैपेसिटी 3,500 की है। अच्छा। एशिया का नंबर 2 हॉल है बॉम्बे में, सन्मुखानंद हॉल 3,500 की कैपेसिटी है। मेरा नाटक जीतू बगड़वाल जब वहाँ हुआ था तो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, ओवरफ्लो था। लेकिन बॉम्बे के लोग सपोर्ट करते थे, हमें मराठी वगैरह लोग हमें बहुत सपोर्ट करते थे कि चलो कोई बात नहीं यार, ये अपने गढ़वाल के लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, आने दो बेचारों को, जैसे भी बहुत सपोर्ट करते थे। बिल्कुल। अब तो यहाँ पर भी सब कुछ है, थिएटर है यहाँ पे, जुड़ना चाहिए लोगों को, करना चाहिए। बाकी ये है कि इस दौर, ये दौर जो चल रहा है, ये दौर ये है कि इस दौर में आदमी एकदम से क्लिक होना चाहता है। छोटी सी चीज़ है भाई, बना दी अपने, कोई तो अपने रखें।
कुछ अलग है, वो बहुत शॉर्टकट में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा, हम तब भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं, इसलिए लोग आज भी याद करते हैं और पहचानते भी हैं। अब आपको अगर इस्टेब्लिश होना है ऐसे ढंग से, तो आपको उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने लोगों से सीखना पड़ेगा। और सीखने में तो कोई बुराई नहीं है। लोग कहते हैं कि राज कपूर जी जो है ना कि कोई शॉट जब टेक करते थे तो उसके बाद उनका जो स्पॉट बॉय होता था ना, उससे पूछते थे, सुना है हम कि भैया बेटा इधर आ, कैसा लगा तेरे को? क्योंकि उन्हें पता था उनके इर्द गिर्द जितने और लोग हैं वो सब हाँ ही बोलेंगे, कोई ये नहीं बोलेगा सर खराब है क्योंकि सबको काम करना है जी सर, है ना, कोई ये नहीं बोलेगा। जी लेकिन वो जो लोग बहुत दूर हैं, जिनको कोई पूछते ना पानी पिलाना है, चाय पिलानी, स्पॉट बॉय का काम वही है ना, वो तो बिल्कुल सही बोलेगा। तो ये भी मैंने बात सुनी है कि ऐसा भी होता था। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो नए लोग काम करेंगे, बहुत अच्छा है। अब मैं, क्योंकि आप ये अच्छी बात थी कि आप चले तो मुंबई गए थे लेकिन अपने लोक से जुड़े रहे और फिर उस लोक में बहुत काम किया है। और इसी लोक में बहुत सारे कभी सर ऐसा लगता है कि जो लोग पुराने हैं, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, हमारी कालजयी रचनाएं हैं, उनको कई लोग लेकर आ रहे हैं सामने। तो उस पर जो काम हो रहा है वो कितना ज़रूरी भी है कि हम उसे समेटे रखें, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो, गीतों के माध्यम से हो। नहीं, वो बहुत ज़रूरी है, उस पर कर ही रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं भी अभी मैंने जो नाटक किया था जीतू बगड़वाल, मैंने भी उसका एक पोर्शन अभी रिकॉर्ड किया है, वो शूट होना है। अच्छा, वो आधे घंटे का है। वो है आंचरी नृत्य जो है, अच्छा, जहाँ जीतू बगड़वाल को आंचरियाँ हर के ले जाती हैं। वो बहुत पुरानी कहानी है, प्रेम गाथा है, बहुत ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी चीज़ें, रामी बोरान है, माधो सिंह भंडारी पर नाटक हुए हैं, बलदेव भाई ने किए हैं। तो ये चीज़ें तो आएंगी धीरे धीरे आगे। तो ये सब चीज़ें सर आगे बढ़ रही, जैसे कि माधो सिंह भंडारी वाला हो गया, हम बहुत लगातार उसे करते रहते हैं। जीतू बगड़वाल जो कि आपने शुरुआत की, तो ये कब तक आ रहा है सर? क्योंकि वो तो उसका मेन पार्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, ये हम लोग करेंगे अप्रैल में शायद शूट करेंगे इसको। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार की ये कोशिश है, या कि सरकार ये बात कर रही है कि हम नई फिल्म नीति लेकर आ रहे हैं। नई फिल्म नीति से बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अब क्योंकि आप एक बहुत पुराने लोक के कलाकार हैं और लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपने जो आने वाले बच्चे उनको सींचने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार इससे जुड़े हुए हैं। ये नई फिल्म नीति कितनी कारगर साबित हो सकती है उत्तराखंड के लिए? हाँ, नई फिल्म नीति तो कारगर साबित हो गई है, क्योंकि आप देखिए जब से सरकार ने ये 50% सब्सिडी का आंचलिक फिल्मों के लिए किया है, चाहे वो गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी जो भी बने, उनके लिए किया है, तब से काफ़ी फिल्में बन गई हैं। आप देखिए हर दूसरे महीने में कई बार तो ये हो रहा है कि एक साथ दो फिल्में रिलीज हो जा रही हैं थिएटर में, ऐसा भी हुआ है ना। तो उसका फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि सरकार अगर हमें कोई सहूलत दे रही है, अगर वो कहती है कि भाई आप फिल्म बनाओ, मैं आपको 50% सब्सिडी दे रहा हूँ, लेकिन हमारी कोशिश तो ये रहनी चाहिए ना कि हम अच्छी चीज़ बनाएं। बिल्कुल, हमारे पहाड़ में कहानियों की कमी नहीं है, इतने बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ पे हैं, लोगों ने इतने अच्छी कहानियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं, है ना। आप देखो तिलु रोतोली उठा लो, रामी बोरान उठा लो, है ना, रसिक रमोल उठा लो, कई हैं। मतलब इस प्रकार के सब्जेक्ट जो हैं, चलो उनको भी नहीं कर सकते आप कि वो तो थोड़ा बजट उनका ज़्यादा होता है, लेकिन कहानियाँ तो और भी लोगों ने लिखी हैं, बहुत सारी कहानियाँ, उन पर आप काम कर सकते हैं। और उस हिसाब से आप देखिए, जब तक, मेरा मानना ये है कि जब तक हमको अपनी फिल्मों में हम नहीं दिखाई देंगे, अपनापन नहीं दिखाई देगा, हमारा बल, एक इस बल से मैं पकड़ा जाता था बॉम्बे में, बीच में गढ़वाली बल आ जाता था ना मेरे, जैसे कुमाऊनी लोगों का ठहरा आ जाता है, बिल्कुल, उससे पकड़ा जाता था मैं, है ना। तो जब तक वो बल नहीं लगेगा, मतलब जब तक अपनापन नहीं दिखेगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं बलराज नेगी आज के दौर में, अगर मैं चाहूँगा कि मैं शाहरुख खान बन जाऊँ, उसी के स्टाइल में कपड़ा पहने में गोविंदा बन जाऊँ, यहाँ एक आ लूँ, काले चश्मे डालूँ, ये करूँ वो करूँ, और मैं वो बन जाऊँ, तो हमारे लोग क्यों देखेंगे? उतनी की टिकट बलराज नेगी की फिल्म की भी है और उतनी की टिकट गोविंदा शाहरुख खान की पिक्चर की भी है, तो भाई उनको देखेंगे ना, वो जो स्टार है, वो मुझे क्यों देखेंगे? जी, मुझे वो तब देखेंगे जब उनको लगेगा कि यार इसमें हम हैं, अपना लोग, अपना पहाड़ है,
अपने लोग हैं, अपनी वेशभूषा है, अपना कल्चर है, सब कुछ अपना है ना, तब हमें दिखेंगे ना, तब उन्हें अच्छा भी लगेगा। बाहर जो हमारे पहाड़ी बाहर जो रह रहे हैं उनको भी तभी अच्छा लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखो, कोई भी काम करो आप, उसमें जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, हमारा खान पान है, हमारा बोली भाषा है, हमारे पहनावा है, उसको आपको तो रखना ही पड़ेगा। मेरा सुबह घाम, मेरा फिल्म का गाना सुपर हिट हुआ, वो मारेगी तेरी करारी नज़र मारेगी। आप देखोगे उस गाने को निकाल के, तो मैंने तो नहीं पहना कुछ ऐसा, ठीक बात। मैंने तो वो वहाँ जोशीमठ का वो डाल रखा क्यों का गाने में, हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है ना। तो अपनापन दिखा उसमें ना लोगों को, और वो गाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे ज़रूर समझना चाहूँगा कि जैसे कि आप आज के दौर के जो गीत आ रहे हैं, अब वो बहुत सारा वो डीजे सॉन्ग है तो लोग खूब थिरक रहे हैं, जो कलाकार उसमें पैसे लगाकर उस गीत को बना रहा है तो उसको उसमें बड़ा वो मिल रहा है। इसी के साथ साथ कुछ गीत ऐसे हैं जिनको समझने वाला एक वर्ग तो है जो उनको सुनना चाहता है, उनको समझता है, उनमें खो जाता है, लेकिन उतनी ज़्यादा उसको सुनने या वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसे कैसे समझें कि क्या सुनने वालों का टेस्ट बदल गया है या कुछ वर्ग हैं जो आज भी वो चीज़ें सुनना चाहते हैं? नहीं, जो हमारे वर्ग के लोग हैं, 40 से ऊपर के लोग हैं, वो तो थोड़ा गंभीर विषयों को, उस प्रकार के गानों को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जो आज का यंग ब्लड है, यूथ है, जिसने पंजाबी गानों पे डांस किया है, इस प्रकार के गानों पे जो नाचता है शादी ब्याह में, तो उसके लिए तो आजकल के जो नए गायक गा रहे हैं, उसके लिए तो वो बहुत अच्छे हैं, और वो चल भी रहे हैं, हिट भी हो रहे हैं। आप किसी भी गाने देख लीजिए, सारे चल रहे हैं, है ना। यहाँ से लेकर कुमाऊं तक किसी को उठा लीजिए आप, वो तो फॉरेन कंट्री तक चला गया। गुलाबी सरारा से लेकर क्या क्या गाने कहाँ कहाँ पहुँच गए, है ना। तो ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे गठबंधन सिंह नेगी जी हैं, प्रीतम बर्तवाड़ जी हैं, अपना किशन महिपाल जी हैं, ये लोग आज भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े, है ना, आज भी। लेकिन आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। नहीं, ठीक बात है सर। जो गुलाबी शरारा जब जिक्र हो गया उस गीत का, वो बाहर तक गया है, और यही गीत अगर नेगी जी गा लेते तो हम कहते अरे क्या गा लिया, बिल्कुल। लेकिन अगर इंदिरा आर्य ने गाया है तो वो उन पर सूट नेगी करे। जी गाते तो आप पसंद ही नहीं करते, पसंद नहीं करते, पहले तो नेगी जी गाते ही नहीं, सीधी सी बात, लेकिन हम पसंद है ना। बाई चांस गलती भी हो जाती है, तो कोई पसंद नहीं करता। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अरे एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ सर, आज हमारे उत्तराखंड के पहाड़ मूल के जो लोग हैं वो विदेशों में बहुत हैं, और हमारे जो नए कलाकार हैं उसमें सौरभ भाई की बात करें, इंदिरा आर्य हैं, नए तमाम जो कलाकार हैं, उन लोगों को हम देखते हैं कि काफ़ी वो विदेशों में जाते हैं, वहाँ पे फंक्शन हो रहे हैं। क्या ये उस दौर में भी था? ना, उस दौर में कुछ नहीं था। उस दौर में क्या था, हमारे दौर में तो देखो जी, अब पोस्टर लगाए, भोंपू बजाया, पिक्चर की पब्लिसिटी तब करी। आज तो आप मोबाइल पर भेज देते ना, आज तो शादी का कार्ड ही मोबाइल पर आ रहा है। तो इसको हम क्या समझे? एक तरफ हम कहते हैं कि हम अपनी जड़ों से जुड़िए, नए बच्चे गढ़वाली नहीं कहना चाहते, कुमाऊनी नहीं कहना चाहते, हिंदी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं विदेशों में तो हमारे कलाकारों की बड़ी डिमांड है। लोग बिल्कुल है। विदेशों में देखिए आप, वहाँ पे हमारे जितने लोग हैं, वो उनकी अपनी अपनी संस्थाएं हैं वहाँ पे विदेशों में, तो वो हर साल अपने लोगों को बुलाते हैं और लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। आज ही प्रीतम बर्तवाड़ जी के पास ढोल सागर सीखने वालों की लाइन है, उसमें आधे से ज़्यादा तो अंग्रेज है जो सीख रहे हैं। तो क्या मतलब ये एक कितना सुखद है सर हम लोगों के लिए कि वो लोग अपनी जड़ों के साथ जुड़ना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक है, क्योंकि कम से कम बच्चा वो गाना गा के अपनी बोली भाषा की तरफ तो जाएगा, चाहे वो उतना ही सीख रहा है, वो जाएगा तो सही। तो हो सकता है कि धीरे धीरे उनमें वो बात आए और वो अपने कल्चर की तरफ, अपनी बोली भाषा की तरफ शायद वो वापस आ जाए। एक पलायन बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, और मुझे लगता है पर्सनली ये कि जो हमारा अभिनय का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से आप हैं, वो कोई भी फिल्म हो तो एक मैसेज ज़रूर देते हैं, वो पलायन से जुड़ा होता है। ज़्यादातर मैंने फिल्मों में देखा है कि चाहे वो प्रेम कहानियों से अलग जो फिल्में आती हैं, वो ये है कि अब वो कहीं ना कहीं हम उस फिल्म को देखते हैं तो हम अपने गाँव में खो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम कर रहा है हमारी इंडस्ट्री उस पलायन के लिए। इसी का क्या मैसेज भी सर युवा पीढ़ियों को आप देना चाहेंगे, जो लोग आज भी नहीं समझे कि उस गांव का क्या मतलब है, वाकई में है वहीं, ठीक है नौकरी पेशे के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। हाँ, ये देखिए ऊपर वाला भी ना बहुत बड़ी मार मारता है कई बार। वो भी देखो, केदारनाथ की आपदा आई तो उसने बोला कि भगवान में विश्वास रखो आप, अच्छी बात है, लेकिन भगवान के स्थल को आप गंदा मत करो, पहली बात। दूसरी बात ही देखो जी, कोरोना काल आया,
कोरोना काल आया, कोरोना काल ने सबको अलर्ट कर दिया, ठीक। और ये वो कोरोना काल था जिसमें आज सबसे ज्यादा लोग जो बाहर थे, दिल्ली बॉम्बे या बाहर थे, वो अपने गांव वापस आए जी। और उसमें से बहुत सारे लोग अपने गांव में ही बस गए। उन्होंने पुराने मकान अपने ठीक करा लिए हैं, सब कुछ करा लिया है, वो खेती बाती भी कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट की जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वाली जो योजना चल रही है गांव में, तो लोगों ने उस योजना के तहत लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा वापस तो लोग होना शुरू हुए हैं और होंगे, बिल्कुल होंगे। जैसी स्थिति यहाँ की है ना, शहरों की है, तो अब उनमें वो बात रही नहीं है। लोग काफ़ी परेशान हो गए। लोग पहले पढ़ाई के लिए इधर उधर आ जाते थे कि बच्चे को बीटेक कराना है, एमबीए कराना है, ये कराना है, ग्राफिक ग्राम में पढ़ाना है, वहाँ पढ़ाना है। तो अब हर कोई तो नहीं पढ़ा सकता। और हमने भी बच्चों को बीटेक एमबीए करा दिया, तो क्या मिल रहा है उसे? 12-15 हज़ार की नौकरी, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। और ऊपर के बच्चों को देखो आप, आज भी अगर आप उठा के देखोगे, वहाँ का जो बच्चा, वहाँ जिसने हाई स्कूल इंटर किया है, बीए किया है, वो बच्चा आज सरकारी नौकरियों में पास होकर अच्छी जॉब पे है। कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, सरकारी स्कूलों से पटवारी बन गए, तहसीलदार बन गए, कई बन गए इस बीच। जी। ये बात जी, नहीं बिल्कुल ठीक है सर। लोग से जुड़ी हुई और तमाम जो बातें थी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैसेज जो आपने दिया है। वक्त इतना ही है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैथुरा जी, और धन्यवाद SNN चैनल का और आप सभी लोगों को। तो खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही। फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।